नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत भूषण, न्यूरोफिजिशियन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। मैं आज एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी ताड़ दौरा भी कहते हैं, के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। एपिलेप्सी क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और इसका निवारण और उपचार और इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिससे आम जनता को अवेयरनेस उत्पन्न हो सके और इसका सही रूप से इसका उपचार ले सकें। मिर्गी क्या है? अगर मैं इसे परिभाषित करूं तो ये हमारे ब्रेन में उत्पन्न होने वाली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सेसिव डिस्चार्जेज हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी शरीर में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। सीजर अगर एक ही बार में उत्पन्न प्रतिक्रिया शरीर का अकड़ना और जकड़ना होता है तो उसे सीजर कहते हैं। यही प्रतिक्रिया अगर बार बार होने लगे तो हम इसे एपिलेप्सी का रूप कहते हैं। अगर मैं इसे क्लासिफाई करूं तो ये पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर में डिवाइड करी जा सकती है। जनरलाइज सीजर हमारे पूरे शरीर में उत्पन्न अकड़न और उत्पन्न प्रतिक्रिया को हम जनरलाइज सीजर कहते हैं। पार्शियल सीजर शरीर के किसी एक निश्चित भाग में उत्पन्न प्रतिक्रिया को हम पार्शियल सीजर कहते हैं। जनरलाइज सीजर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो सकते हैं, मायोक्लोनिक सीजर हो सकते हैं, एब्सेंट सीजर हो सकते हैं और अटोनिक सीजर हो सकते हैं। पार्शियल सीजर फोकल मोटर सीजर हो सकते हैं, फोकल सेंसरी सीजर हो सकते हैं और एक निश्चित भाग में उत्पन्न प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर मैं कारणों का जिक्र करूं तो ये 40% लोगों में इसका कारण मिल जाता है, 60% लोगों में इसका कारण नहीं मिल पाता है। 40% लोगों में कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, जबकि 60% लोगों में ये आनुवंशिक और अपने आप भी उत्पन्न हो सकती है। इसके ट्रिगरिंग फैक्टर की मैं बात करूं, ट्रिगरिंग फैक्टर मीन्स प्रेरित करने वाले कारण। प्रेरित करने वाले कारण हो सकते हैं, अगर कोई मरीज़ मिर्गी की दवा ले रहा है तो वह उसको छोड़ देता है तो उसको पहले या दूसरे दिन मिर्गी आ सकती है या एपिलेप्सी का दौरा पड़ सकता है। दूसरा कारण, वह पर्याप्त नींद नहीं लेता है, टीवी अधिक देखता है, कुछ स्मेल या कुछ ऐसी हानिकारक केमिकल पदार्थ होते हैं जिससे भी ये उत्पन्न हो जाती है वापस, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये वापस उत्पन्न हो सकती है। ये इसके प्रेरित करने वाले या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कैसे करें? एपिलेप्सी के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री होती है। जिस भी बंदे ने या जिस भी आदमी ने उसके दौरे को देखा हो, अगर हम उससे जिक्र करें तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एपिलेप्सी का दौरा है या एपिलेप्सी है या नहीं। अगर हम जांच की बात करें तो ईईजी, एमआरआई, सीटी स्कैन ये इसमें हेल्प करती है इनिशियल स्टेज में। आगे अगर इसकी सर्जरी करना चाहते हैं तो पेट और स्पेक्ट का भी उपयोग किया जाता है। डायग्नोसिस कंफर्म हम इलाज के लिए और उसको अगर कोई उपयुक्त सर्जरी करानी हो तो उसके लिए हम पेट, स्पेक्ट और फर्दर फंक्शनल एमआरआई का उपयोग करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम क्लिनिकल हिस्ट्री, ईईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई का उपयोग करते हैं। ईईजी में जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस को हम देख सकते हैं। सीटी और एमआरआई से हम स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी को असेस कर सकते हैं। स्पेक्ट, पेट और फंक्शनल एमआरआई के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमें इसकी सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। ट्रीटमेंट हम क्लासिफाई करते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में काफ़ी चीज़ें होती है जो कि इंक्लूड करती है, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कुछ प्रेरित कारण, उनका ज्ञान प्रदान करना और उनको किस तरह से सबसाइड किया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है, इसकी उनको एजुकेशन और अवेयरनेस प्रदान करना। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो दवाएं हम यूज़ लेते हैं उन्हें हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। ये ब्रॉड लाइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो सकती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और आने वाली कुछ नई दवाएं इसमें शामिल हैं। एपिलेप्सी सर्जरी के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम सर्जरी करते हैं।
उसमें हमें ये पूर्ण ध्यान रखते हैं कि शरीर का ज़्यादा अंग का नुकसान ना हो और वह कुछ पूर्ण रूप से कार्य करता रहे और दौरे भी रुक जाए। उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उन्हीं के अनुरूप हम सर्जरी प्लान करते हैं। अंत में मैं भ्रांतियों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहली भ्रांति होती है कि ये माता का प्रकोप है, किसी भूत प्रेत या आत्मा का इसमें आदमी में निर्वाह या आदमी में आवास हो गया है। मरीज अपना बहाना बना रहा है और किसी बाह्य हवा का ये प्रकोप माना जाता है। सबसे पहले ये न तो कोई माता का प्रकोप है, न कोई ये बाह्य हवा का प्रकोप है, न कोई किसी आत्मा का निर्वाह है। ये एक बीमारी है, जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि ये ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्सेसिव एबनॉर्मल डिस्चार्जेज हैं, जिनकी वजह से ये शारीरिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। हमें क्या इसके लिए क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अन्य ट्रीटमेंट में हम कीटोजेनिक डाइट और वेगल नर्व स्टिमुलेटर यूज़ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दौरा आ रहा है तो हम उसके मुंह में कोई चीज़ ना डालें। सबसे पहले जो कि ये भ्रांति है कि इस चीज़ को डालने से, इस चीज़ को सूंघाने से, जैसे जूता सूंघाने से ये दौरा रुक जाएगा, तो ऐसा ना करें। मरीज को हम टेढ़ा करें ताकि उसके सिक्रेशंस उसके बाहर निकल जाएं, जो कि फेफड़े में जाकर हानि ना पहुंचाएं। कुछ समय बाद जब दौरा रुक जाता है तो हम उसको होश में लाने का प्रयास करें और उसका उपचार कराएं नज़दीकी अस्पताल ले जाकर। अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इसको भ्रांति ना समझें, इसका उपचार करवाएं, समय पर दवा लें, दवा को मिस ना करें जिससे कि दोबारा ये दौरा आ जाए। मिर्गी, एपिलेप्सी, ताण ऐसी महान हस्तियों के भी थी जिन्होंने इसको हावी ना होने दिया, पर्याप्त उपचार लिया, जैसे कि अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, जोंटी रोड्स आदि भी इस मिर्गी से ग्रसित थे। उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दिया। तो आप भी अपना ये मकसद बनाएं कि समय पर उपचार लें, उसको दवा को मिस ना करें और इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं।